तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो हमारा आज का टाइटल है, जो एक तरीके की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वो ये है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री मतलब कि यहाँ पर जो भी इंग्लिश पोइट्री है, हमारे जितनी भी इंग्लिश पोइट्री, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी कवर किया था इसी चैनल पर। सारी वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगी, जितनी भी एजेस आई हैं इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में, चाहे वो आपके रेनेसा एज हो, एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन पीरियड, सारे जितनी भी एजेस आई हैं उन सारे चीज़ों का आप लोगों को वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी जो आज की सीरीज है देखिए दोस्तों, वो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मतलब जो भी पोइट्री में जो भी मेजर ऑथर्स रहे हैं, मेजर पोइट्स रहे हैं और उनसे रिलेटेड उनके वर्क्स रहे हैं, कौन कौन सी एजेस आई हैं, इसके साथ ही साथ में जो भी हमारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज होती है लाइक एपिक, एलिजी, सोनेट, ये सब क्या क्या होती है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक तरीके की प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी इसी चैनल पर, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट का नाम यहाँ पर ये जो नेम लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों ने नहीं अगर आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो जाकर के, ठीक है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री मतलब क्या, ठीक है। जो भी इंग्लिश पोइट्री है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहे हैं, उसके साथ ही साथ में उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इस तरीके की सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, अलग अलग एजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो जो बात आती है कि अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कर किया था, ठीक है। जो भी हमारा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जितनी भी एजेस आती हैं, एंग्लो सैक्सन एज, ठीक है, उसके बाद मिडिल एज आती है, फिर उसके बाद में रेनेसा एज आती है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, पूरा जो लिटरेचर है उसी का एक तरीके से छोटा सा पार्ट है। मतलब कि जो मेन चीज़ था वो तो हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था। अभी जो पोइट्री है, पोइट्री को हम लोगों को अलग से एक तरीके से देखना है कि पोइट्री में एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है ना, तो इस सारी चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी स्टार्टिंग ही पोइट्री से मानी जाती है। जो पोइट्री है वो एक तरीके एक बहुत ही बेसिक थिंग है, ठीक है, उसकी, क्योंकि जो स्टार्टिंग है इंग्लिश लिटरेचर की वहीं पोइट्री से ही मानी जाती है। अब स्टार्टिंग ये कैसे पता चलेगा कि जो स्टार्टिंग है वो पोइट्री से ही मानी जाती है, क्योंकि देखिए बहुत सारी एजेस आई हैं, ठीक है, और कुछ एजेस के बारे में हमको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, हमको पता है, बट जो बहुत ही जिसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं ना, तो उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर अधिकतर चीज़ों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी सारी चीज़ें, तो कभी कुछ चीज़ों के एविडेंस मिल पाते हैं, ठीक है, कभी कुछ चीज़ों के सबूत नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी जो भी इंग्लिश लिटरेचर है उसका हमारा जो मेन पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्टिंग है, उसका बिगनिंग पॉइंट ही पोइट्री से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा से ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जो भी हमारे अर्लीस्ट वर्क थे, लाइक जो भी हमारी अर्लीस्ट पोएम थी, लाइक बहुत ही पुरानी जो भी पोएम्स थी वो या तो खो गई हैं, ठीक है, या तो हमारे मतलब जो भी हमारे लिटरेचर में एक तरीके से बोले ना कि या तो खो गई हैं, ठीक है। पहले क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात थी कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। अब जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगी तो जो भी पोइट्स वगैरह जो भी होते थे वो जो भी लिखते थे वो कागज़ के ही फॉर्म में लिखते थे, पेपर्स में लिखते थे, ठीक है, या तो फिर जो भी एक तरीके से जो पत्ते होते थे, जो भी पेड़ों के पत्ते होते थे ना, ट्रीज के लीव्स, उसमें लिखते थे, हाँ, और वो समय के साथ में वो क्या हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था और कोई सा भी रिकॉर्ड नहीं मिलता इस चीज़ों का। तो इस तरीके से जो भी हमारी पुरानी बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स थी, वो हमारी जितनी भी पोएम्स वगैरह थी वो सब क्या हो गई थी दोस्तों, लॉस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसका हमको कोई भी तरीके का कोई भी प्रमाण, कोई भी इस तरीके का प्रूफ नहीं मिलता है कि कौन सी पोएम किसने लिखी थी। और कई एक पोएम्स जो कि बहुत ही अच्छी हैं बट उसका मतलब एक तरीके से अनटाइटल्ड है, ठीक है, उसका कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि एक्चुअल में इसको किसने लिखी थी। बट फिर भी यहाँ पर एंग्लो सैक्सन पीरियड की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो भी हमारा पीरियड आता है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड ही आता है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हमारे को मिलती हैं, बट यहाँ पर उससे पहले मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री के बारे में बता देता हूँ, एक एक एजेस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी हमारी एंग्लो सैक्सन एज मिलती है जो कि 64 से पहले की एज होती है, ठीक है। इसमें
बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वॉर्स वगैरह हुआ करते थे, लड़ाइयाँ वगैरह चला करती थी। तो जो कुछ भी हो, किसी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी नहीं थी इस पूरी यहाँ पर एज में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी नहीं थी। तो यहाँ पर जो भी हमारी जो भी पोइट्रीज थी वो ऑलमोस्ट जितने भी वर्क्स वगैरह थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। बस इतना पता है कि जो भी इंग्लिश लिटरेचर है उसकी स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है, कि यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हो चुकी थी और पोइट्री से ही स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला जो वर्क मिला था लिटरेचर के फील्ड में वो पोइट्री ही मिला था, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी हमको नहीं मिलता, कुछ एक चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इसके बारे में फिलहाल हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को डिस्कस भी कर लेते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है कि इट इज़ बिलीव दैट द अर्लीस्ट पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश वर रिटन बिटवीन अबाउट 450 AD टू 1066 AD, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसका क्या सीधा सा मतलब, तो जो भी हमारे राइटर्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे स्कॉलर्स वगैरह हैं, वो यही चीज़ मानते हैं कि ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है, बिलीव्ड किया जाता है कि जो भी हमारी पुरानी पोएम्स थी, जो भी हमारी पुरानी पोएम्स बहुत ही पुरानी, यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड की अगर हम बात करें तो वो ही 450 AD से लेकर के 1066 AD के बीच में लिखी गई थी। पोइट्स से जो भी पोइट्स वगैरह थे उन लोगों ने उसको लिखा था, ठीक है। एंग्लो सैक्सन पीरियड की हम ही केवल बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा खास हमको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, 2-4 पॉइंट्स हैं, यही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि एंग्लो सैक्सन जो पीरियड था वो एक तरीके का ब्रिटेन था, मतलब ये एक तरीके का पीरियड था ब्रिटेन में, ठीक है, जो कि इसकी स्टार्टिंग ही ब्रिटेन से हुई थी, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड का मतलब कि जो भी हमारा वर्क्स वगैरह थे, पोएम्स वगैरह जो भी थी वो ब्रिटेन में ही लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? 450 से लेकर के 1066 AD के बीच में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा से। एंग्लो सैक्सन पीरियड का एक बहुत ही मतलब मेजर कुछ ही 2-4 पॉइंट्स है, लेकिन यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो 2-4 चीज़ें हैं ये केवल मतलब एक तरीके से मैंने अपने नोट्स वगैरह से आप लोगों को सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और कुछ भी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर जो भी पॉइंट्स वगैरह मिल रहे हैं, जो भी हैं, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में देखिए अगर हम पोइट की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट का नाम आता है एंग्लो सैक्सन पीरियड में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम नहीं इस वजह से नहीं आ पाया, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो इसी वजह से जो भी हमारा केवल 1-2-4 केवल मेजर पोइट्स के नाम आते हैं, उसमें से एक जो नाम आता है जो सबसे बड़ा और खास इंपॉर्टेंट नाम है वो है सेंट कैडमन, ठीक है। सेंट कैडमन का एक तरीके का नाम आता है, ये एक तरीके के इंग्लिश पोइट थे जिसका नाम हम लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर जानते हैं, और ये काफ़ी फेमस पोइट रहे हैं इस एज के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एंग्लो सैक्सन पीरियड की अगर बात करी जा रही है तो उसमें सेंट कैडमन का नाम जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस पोइट थे इस एज के, जो कि इस एज से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ये जो भी सारी चीज़ें हैं, इसके पॉइंट्स वगैरह हैं, अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लो। अदरवाइज फेसबुक का पेज है, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। वहाँ पर जितने भी नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स वगैरह जितने भी होते हैं, मैं आप लोगों के सामने साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो उस ग्रुप से आप लोग, उस पेज से आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आप लोगों को हर एक सारी चीजें जितनी भी होती हैं वो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिल पाए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है एंग्लो सैक्सन पीरियड का, वो ये है कि अभी देखिए हमारे जो भी एक पोइट थे सेंट कैडमन, इनकी बात हो चुकी है, लेकिन जो एक सबसे फेमस वर्क था इस एज का, द एपिक सैगा ब्यूवल्फ, ठीक है। ये एक तरीके का दोस्तों बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इस एज का, और इसके कई सारे ब्यूवल्फ के कई सारे ट्रांसलेशन भी हुए, मतलब कि कई सारे अलग अलग ऑथर्स आए, उन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक तरीके से एक एपिक पोयम है, ये आपको ध्यान रखना है कि एपिक पोयम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एज की।
यही एक ऐसी पोयम है जो कि सबसे ज़्यादा लंबी पोयम में से एक आती है। अराउंड 3000 लाइन्स की ये एक तरीके की एपिक पोयम, मतलब लंबी लॉन्ग नरेटिव पोयम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ्टन ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। कई बार इसको मतलब कि कई तरीके से अलग अलग जो भी स्कॉलर्स आए, अलग अलग ऑथर्स वगैरह आए, उन लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट भी किया है। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में दो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था वो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था? 450 एडी से लेकर के 1066 एडी के बीच में। इसके अलावा सेंट कैडमन का आपको नाम ध्यान रखना है। ये बहुत ही फेमस और मेजर पोइट थे इस एज के। और जो ये एक वर्क है ब्यूवल्फ, ये भी बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क था इस एज का, ठीक है। ब्यूवल्फ एक तरीके की दोस्तों लॉन्ग नरेटिव पोयम होती है जिसमें कि एक तरीके का कोई भी इसका अनटाइटल्ड नहीं मिलता। इसमें ये नहीं पता चल पाता कि किसने इस वर्क को लिखा हुआ है, बट फिर भी जो भी स्कॉलर्स वगैरह हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो ब्यूवल्फ है वो उसको लिखा एक तरीके के ग्रुप ऑफ पोइट्स ने लिखा है, मतलब कि कई सारे पोइट्स ने मिल करके लिखा है। बट क्या सच्चाई है, क्या है, ये तो अभी भी किसी को नहीं पता है ना। तो ब्यूवल्फ एक तरीके का मतलब अनटाइटल्ड वर्क है, ये पता नहीं चल पाया कि किसने, कौन से पोइट ने इसको लिखा हुआ है। फिलहाल जो ब्यूवल्फ के अंदर एक तरीके का जो ब्यूवल्फ है ये एक तरीके का क्या है दोस्तों, प्रोटैगनिस्ट है पूरी पोयम का। प्रोटैगनिस्ट मतलब समझते हो ना, हीरो है जो कि मॉन्स्टर मतलब कि जो भी राक्षस वगैरह होते हैं और ड्रैगन से लड़ता है, ठीक है। तो कभी मौका मिलेगा तो इस पूरे वर्क को भी अगर हो सकेगा तो कवर करूंगा इसी चैनल पर। और फिलहाल यहाँ पर जो ब्यूवल्फ है वो मतलब एक तरीके का प्रोटैगनिस्ट है, इसी चीज को लेकर के उसका टाइटल रख दिया गया है ब्यूवल्फ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये सारी दो चार जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में एंग्लो सैक्सन जो भी पोइट्री थी उससे रिलेटेड कौन कौन से मेजर पॉइंट्स आते हैं, हम लोगों ने उस चीज को डिस्कस कर लिया। अभी देखिए दोस्तों, जो मिडाइवल पीरियड है मतलब कि जो मिडिल एज आती है, मिडिल एज का मतलब आप समझते हो ना, मिडिल एज जो भी आती है उसको हम लोग एज ऑफ चौसर भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है ये, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री के फील्ड में, क्योंकि इसमें जो भी एज ऑफ चौसर थे, मतलब चौसर के समय से ही बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में हमको पोइट्री में कुछ भी खास सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग ही, इवन मतलब कि जो भी पोइट्री हो चाहे कोई इंग्लिश लिटरेचर हो, उसकी स्टार्टिंग ही मिडाइवल पीरियड से ही मिलती है, ठीक है। क्योंकि इसको एक तरीके से जो भी इसमें बहुत ही मेजर जो भी एक स्कॉलर आए थे चौसर, ठीक है, चौसर, तो उसी की एक तरीके से एज इसको देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस वर्क्स दिए हैं चौसर ने, और बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि यहीं से मिडाइवल पीरियड से ही इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो अभी मिडाइवल पीरियड में क्या था, देखिए दोस्तों, मिडिल पीरियड में क्या था कि बहुत सारे वॉर्स हो रहे थे। आपको जैसा पता होगा कि जो भी वर्ल्ड वॉर भी हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ही मतलब कि जो आदमी लोग थे वो एक तरीके से जानवरों जैसी लाइफ, लाइक एनिमल्स के तरीके एक तरीके से जी रहे थे, ठीक है। उनका किसी भी तरीके का कोई भी ना ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस मिलती थी, और साथ ही साथ में मतलब ज़्यादा जो भी सोसाइटी थी उसकी जो भी एक तरीके से स्टैंडर्ड होता था वो बहुत ही अच्छा नहीं था, ठीक है। तो जो मेडाइवल पीरियड था वो ऐसे ही था, इस वजह से इसमें जो भी वर्क्स वगैरह लिखे गए हैं काफ़ी अच्छा रहा है। एंग्लो सैक्सन जो भी पोइट्री से जो भी वहाँ पर एंग्लो सैक्सन एज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये रहा है, क्योंकि इसमें जो चौसर थे इन्होंने काफ़ी सारे मेजर वर्क्स को दिए, बस फिर भी क्योंकि इस एज के अंदर बहुत सारे वॉर्स वगैरह होते हैं तो भी इस एज के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, रेनेसां पीरियड आता है। रेनेसां पीरियड के अंदर जैसा कि पता है कि रेनेसां के अंदर काफ़ी सारी नई नई चीज़ों की खोज हो रही थी, लाइक इसमें प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हो चुका था। तो रेनेसां पीरियड के अंदर बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्क्स भी लिखे गए हैं, ठीक है। और ये मतलब कि हर एक एजेस में देखिए, एंग्लो सैक्सन एज में कोई भी आपको सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, बट मेडाइवल पीरियड के अंदर चौसर आते हैं और ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंग्लिश पोइट्री का, और साथ ही साथ में जो भी इंग्लिश लिटरेचर का एक तरीके से बिगनिंग करते हैं। उसके बाद में रेनेसां पीरियड के अंदर आर्ट्स की, लिटरेचर की बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा
वैल्यू हो रही थी, लोग थोड़े थोड़े पढ़ लिख भी रहे थे, मतलब एक तरीके से अवेयर थे, ठीक है। इसमें वॉर्स वगैरह भी कम हुए थे, लड़ाई झगड़े भी कम हुए थे, तो इसमें नई नई चीज़ों का आविष्कार भी हो रहा था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो भी आविष्कार था वो था कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था। अब जो कोई भी पोइट जिस भी तरीके से लिखेगा तो उसका हमको पूरा फुल प्रूफ मिलता था, ठीक है, कोई भी चीज़ छूट नहीं पाती थी, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो भी चीज़ है। इसके बाद में जो एलिजाबेथन एज आती है, एक तो तरीके से इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एज इसको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि एलिजाबेथन एज के अंदर देखिए दोस्तों, शेक्सपियर जैसे बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस ड्रामेटिस्ट, ठीक है, और एज वेल एज पोइट भी जो थे, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हैं, बहुत सारी सोनेट्स भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जो शेक्सपियर थे वो एलिजाबेथन पोइट्री के अंदर, मतलब एलिजाबेथन एज के अंदर आकर के उन्होंने एक तरीके से कमाल कर दिया था, और बहुत ही मतलब कि एक तरीके से जो भी लिटरेचर की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट आने लगा था, ठीक है। तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान था एलिजाबेथन एज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक हमारी जो भी पोइट्री आती है, जिसको हम लोग फिर आगे की एक पोइट्री बोलते हैं, ये पोइट्री का इसको हम लोग देखो प्यूरिटन पोइट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग आ रहे थे, और बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे जितने भी पोइट्स वगैरह थे वो सामने निकल करके आ रहे थे। फिर न्यू क्लासिकल पोइट्री की बात करें, जिसके अंदर अलेक्जेंडर पोप वगैरह भी आए थे, और इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से अलग अलग पोइट्रीज को लिखा था। फिर रोमांटिक पोइट्री की अगर हम बात करें तो रोमांटिक एज आ जाती है। रोमांटिक एज के अंदर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब रोमांटिक पोइट्स देखने को मिलते हैं, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, एस टी कॉलेज। तो ये सारे जो भी पोइट्स वगैरह आते हैं ये रोमांटिक एज के अंदर आते हैं, और जो इनका लिखने का स्टाइल होता है वो बहुत ही रोमांटिक वे में होता है, मतलब ये नेचर से कनेक्ट करते हैं, और ज़्यादा हम लोग मतलब एक तरीके से पढ़े लिखा आदमी हो जाता है, और इनके वर्क्स को पढ़ना लिखना मतलब समझना स्टार्ट कर देता है, मतलब समझने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि जो न्यू क्लासिकल पोइट्री थी उसके अंदर बहुत ही मतलब लोग कठिन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, बट जो भी रोमांटिक पोइट्री आई उसके अंदर जो भी पोइट्स वगैरह थे उनका ऐसा मानना था कि हाँ, हम लोग बहुत कठिन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि जो भी आम जनता है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो भी हमारे वर्क्स को इंजॉय कर पाए, ठीक है, पढ़ लिख पाए, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारी विक्टोरियन पोइट्री आती है, विक्टोरियन एज आती है। विक्टोरियन एज के अंदर बहुत सारे अलग अलग आपको राइटर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एक एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसके बाद में मॉडर्न पोइट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पोइट्री के अंदर देखिए दोस्तों, जो भी राइटर्स वगैरह थे उनका ऐसा मानना था कि जो भी लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज अब लिखी जाने लगी थी मॉडर्न पोइट्री के अंदर। अभी की अगर हम बात करें तो अभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज लिखी जाती है, यूज़ करी जाती है, और साथ ही साथ में जो भी लोग होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट वो अपने अंदर की जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो अंदर की उनकी इनर रियलिटी होती है, मतलब कि उनके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को वो किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से उसको वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो मॉडर्न पोइट्री के अंदर ये सारा जो भी था, दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखिए दोस्तों, एंग्लो सैक्सन पोइट्री को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग एज ऑफ चौसर को भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोग बने रहिएगा, और प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी इसी चैनल के अंदर। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी तरीके की क्वेरी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, सो दैट आई कैन हेल्प यू। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।